नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस चरण में नक्सलियों की धमकी बेअसर साबित हो रही है। गिरिडीह में पंचायत चुनाव के अंतिम फेज में 3 प्रखंडों में मतदान हो रहा है, जिसमें अति नक्सल प्रभावित पीरटांड के साथ ही डुमरी और बगोदर भी शामिल है। चौथे चरण के मतदान के 12 घंटे पहले ही पुलिया के नीचे आईडी बम प्लांट कर लोगों में दहशत फैलाने और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की ओर से कोशिश भी की गई थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने साजिश को नाकाम कर दिया। नक्सलियों की धमकी के बाद भी वोटरों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। खासकर महिलाएं वोटिंग को लेकर बेहद उत्साहित दिख रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित इलाका पीरटांड के खुखरा में, जहां पे अक्सर नक्सल गतिविधियां होती रहती हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आप यहां पे देख सकते हैं, हम खुखरा पंचायत में हैं, जहां पर चौथा चरण का मतदान हो रहा है, यानी अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये नक्सल प्रभावित का अति संवेदनशील इलाका है और बाहर में पुलिस बल तैनात है और अंदर में देख सकते हैं कि महिलाएं चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही इस मतदान के, इस डेमोक्रेटिक के प्रोसेस में। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और समझने की। हम देखा यहाँ पे जा रहा है कि बहुत संख्या में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या आप लोगों में भय नहीं है कुछ इस घटना को लेकर? ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जहाँ तक समझ में आता है, हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जरूर आते हैं, लेकिन ऐसी कोई संभावनाएं नहीं होती है। हर बार मतदाताओं को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है अपने मत को लेकर के। नक्सलियों की गतिविधियों को यहाँ पर पाए जाने के बावजूद भी भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे खड़ी हैं और क्या मुद्दे होंगे महिलाओं के लिए, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार क्या वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप मतदान करने जा रहे हैं? मतलब क्या क्या विकास, किस आधार पर वोटिंग करने जा रहे हैं, क्यों वोटिंग करने जा रहे हैं आप? पंचायती चुनाव है बरियारपुर में, तो उसमें विकास तो होगा। जब मुखिया चुनाव और पंचायत कमेटी और वार्ड जब हो रहा है तो जरूर विकास होगा। जब पंचायत को हम लोग चुन रहे हैं तो उसमें विकास बहुत सारा होना चाहिए। चापाकल, पानी, नल वगैरह वगैरह आदि कुछ होगा। क्या अभी भी पानी की समस्या है आपको इलाके में? हाँ है। और क्या क्या दिक्कतें हैं? और इंदिरा आवास का है ज़रूरत, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल भी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था भी खराब है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप मतदान करने जा रहे हैं और क्या क्या मुद्दा रहेंगे? चुन रहे हैं और सुविधा होगा, जहाँ तक कि मैंने पानी के घर, तालाब के घर से रोड से खराब होगा, चुन रहे हैं मुखिया जी। तो ये नक्सल प्रभावित इलाका खुखरा है और यहाँ पे महिलाओं की जो मतदान करने की जो संख्या है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पे दर्ज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जितने भी चरण के चुनाव हुए हैं गिरिडीह में, इन तमाम चरणों में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दर्ज की गई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और वहीं सिमडेगा में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में बानो और बांसजोर प्रखंड में मतदान हो रहा है। ये इलाका पीएलएफआई का गढ़ माना जाता है, लेकिन सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम की वजह से मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों प्रखंड में बने 213 बूथ में से 103 बूथ अति संवेदनशील हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीराम ने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये चौथा चरण है। आज मतदान 2 प्रखंडों में हो रहा है, बानो प्रखंड और बांसजोर प्रखंड पर। 81,654 लोग मतदान करेंगे इस चौथे चरण पर। हम इस वक्त मौजूद हैं राजकीयकृत मध्य विद्यालय बानो में, जहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, चूँकि ये पीएलएफआई का गढ़ रहा था पहले, पर अब शांति इधर है और आराम से लोग कतारबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं में बिल्कुल भय नहीं है, पूरा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। जिस प्रकार से लोग सुबह से ही कतारबद्ध होकर वोटिंग कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं है और लोग जो है बेखौफ मतदान कर रहे हैं। महिला, पुरुष और नौजुवक सभी मतदान कर रहे हैं। जो पीएलएफआई का जो भय था वो खत्म हुआ है और लोग आराम से मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए शिक्षक स्मिथ सोनी हैं, जिस स्कूल के शिक्षक हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बहुत अच्छा रुझान चल रहा है सर। धन्यवाद यहाँ के वोटरों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ युवा मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और मैंने यह देखा सवेरे से
कि 70 साल के जो उम्र के जो हैं उम्र दराज लोग वो भी वोट कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारी सरकार जो भी बनेगी वो एक स्वच्छ बनेगी और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ सरकार बनेगी और शांतिपूर्ण ढंग से लोग वोट भी कर रहे हैं। गांव के समग्र विकास जब होंगे तभी लोगों का भला होगा और अंतिम स्तर तक लोगों को लाभ मिलेगा सरकारी योजनाओं का। इसी को लेकर ये पंचायत चुनाव हो रहा है और पंचायत चुनाव में लोग शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। आप कतार में खड़े लोगों को देखा, एक महिला गोद में बच्चा लिए हुई थी, वो भी अपना मतदान कर रही हैं और आराम से मतदान कर रही हैं ताकि उनका विकास हो, गांव का विकास हो। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और देखिए, पंचायत चुनाव के चौथे चरण में सिमडेगा में पीएलएफआई के गढ़ बानों में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और यहां जमीन पर 3 लेयर की सुरक्षा के साथ साथ ड्रोन के सहारे आसमान से भी पुलिस नजर बनाए हुए है ताकि फ्री एंड फेयर पोलिंग में कोई बाधा नहीं आए। इस वक्त हम मौजूद हैं बानो प्रखंड के डीपा टोली बूथ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। आप देखिए ड्रोन यहाँ पर चल रहा है, दूर दूर तक का नज़ारा पुलिस इस पर कैद कर रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो और ड्रोन के माध्यम से पर अब शांति आई है और लोग आराम से मतदान कर रहे हैं। इस केंद्र पर 335 मतदाता हैं जो बारी बारी से मतदान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण हो रहा है। हमारे साथ बानो के थाना प्रभारी हैं प्रभात कुमार। हम उनसे बात करते हैं कि जो ड्रोन चल रहा है उस ड्रोन का मकसद क्या है। बताएं सर, क्या मकसद है ड्रोन का? सिमडेगा जिला के रिस्पेक्टेड एसपी सर के नेतृत्व में जो है इस बार चतुर्थ चरण का चुनाव चल रहा है जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी मतदान केंद्रों पर नज़र रखी जा रही है ताकि भयमुक्त माहौल में चुनाव को संपन्न कराया जा सके। सुना अपने शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, लोग मतदान कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी बात है गांव की सरकार बनने के लिए मतदान हो रहा है। लोग शांति प्रिय ढंग से आकर यहाँ पर कतार में खड़े हैं, मतदान कर रहे हैं ताकि गाँव की जो सरकार बने वो मजबूत सरकार बने और इस गाँव का विकास हो। जो विकास से दूर है गाँव, शुरुआती दौर से उग्रवाद के कारण दूर रहा था, वो अब शांति के दौर पर है और इस चुनाव के बाद गांव की सरकार इस गांव का विकास करेगी, ऐसा सभी का मानना है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। तो बिल्कुल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिमडेगा से, जहां पर देखिए ड्रोन से लगातार पुलिस निगरानी रख रही है। आसमान से भी यहां पर नजर रखी जा रही है। तमाम नक्सली वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, इसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और यहां पर लोग बिल्कुल निर्भीक होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड में चौथे चरण में गांव की सरकार चुनने के लिए वोटरों में उत्साह दिख रहा है। हजारीबाग के कटकम सांडी, कटकम दाग, सदर केरेडारी और बड़कागांव प्रखंड में 3,93,150 मतदाता वोट डाल रहे हैं। बड़कागांव प्रखंड के आगो पंचायत के अति संवेदनशील और उग्रवाद प्रभावित उरेज के मध्य विद्यालय में बने बूथ में मतदाता गांव की सरकार चुनने के लिए कतार में खड़े दिख रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत उरेज बूथ पर। उरेज अति संवेदनशील बूथों की श्रेणी में आता है और यह अति उग्रवाद प्रभावित आंगो पंचायत क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लग चुकी है। लोग गांव की सरकार चुनने के लिए यहाँ पर सुबह से ही आ गए हैं। इसमें सीधे बात कराते हैं यहाँ पर एक मतदाता से। बताइए किस तरह की सरकार चुनने जा रही हैं? आज बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग सरकार आज चुनने का मौका मिला है। हम लोग को सुबह से 6 बजे तक हम लोग लाइन से लगे हैं, अभी तक लगे हुए हैं अपना वोट देने के लिए। हम लोग ईमानदार सरकार चुनना चाहिए। पहली बार मतदान देने जा रही है, एक मतदाता से बात करा, कैसा लग रहा है? पहली बार मतदान देने जा रही, गांव की सरकार चुनने जा रही। पहली बार वोट देने जा रही है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है और मैं अपने सक्षम से वोट देने जा रही हूँ। अब समझ सकते हैं यहाँ पर उरेज बूथ में यहाँ लोग सुबह से ही लाइन लगा खड़े हैं। यहाँ पीठासीन अधिकारी से बात कराते हैं। बताइए किस तरह की व्यवस्था है? मैं दिलीप कुमार, पीठासीन पदाधिकारी, बूथ नंबर 232। यह अति संवेदनशील बूथ है, परंतु यहाँ पर देखा जा रहा है कि सभी मतदाता भारी संख्या में, स्त्री और पुरुष, विशेषकर स्त्रियाँ शांतिपूर्ण लंबी कतार में लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण वोट दे रहे हैं।
और हम लोगों का काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं उरेज जो है एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन मतदाताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है। यहाँ पे एक मतदाता से बात कराते हैं। बताइए किस तरह की सरकार चुन रहे हैं? बहुत ही ईमानदार सरकार हम लोग गांव में चुनने जा रहे हैं और बहुत उत्साह है, खास करके पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में, क्योंकि सबसे पहले महिला लोग के यहाँ लाइन लगा है ना, इसलिए सब बढ़िया है। सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें यहाँ पर गांव की सरकार चुनने के लिए लग चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि आज हजारीबाग में सदर, कटकम सांडी, कटकम दाग, केरेडारी और बड़का गांव प्रखंड में कुल 3,93,150 मतदाता गांव की सरकार चुन रहे हैं और मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। देखा जा सकता है कैमरे के माध्यम से कि लोग यहां पर सुबह से 6 बजे से यहां पर कतारबद्ध होकर गांव की सरकार चुनने के लिए यहां पर आ चुके हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और अब बात करते हैं मनरेगा और खनन घोटाले में जारी ईडी की जांच की। झारखंड में गुजरते समय के साथ ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक आईएएस पूजा सिंघल से लेकर प्रेम प्रकाश तक के मामले में ईडी ने कई तरह की जानकारी इकट्ठा कर ली है। प्रेम प्रकाश के साथ अधिकारियों और नेताओं के साथ संबंध की जानकारी भी लगातार उनसे ली जा रही है। वहीं डीएमओ को ईडी दफ्तर बुलाकर खनन कार्य में बड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल भी जारी है। ईडी जांच को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में ईडी की जांच जारी है। प्रेम प्रकाश मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी को मिली हैं। अगर हम बात प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं के साथ संबंधों की करें तो लगातार प्रेम प्रकाश के साथ ऐसे लोगों के संबंध के बारे में ईडी जानकारी इकट्ठा कर रही है। कई तरह के जानकारियां मिली हैं, कई तरह की जानकारियां अभी मिलनी बाकी हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रकाश जिस ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, उससे संबंधित कई तरह की जानकारी ईडी ने इकट्ठा कर ली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 3 डीएमओ के साथ चर्चा हुई है, डीएमओ से पूछताछ की गई है और उस दौरान ये बातें सामने आई हैं कि किस तरह से चाहे वो पूर्वी सिंहभूम की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला खरसावा के डीएमओ की बात करें, उस क्षेत्र में जो खनन कार्य चल रहे हैं उस खनन कार्य में क्या ऐसे लोगों की संलिप्तता रही, क्या अधिकारियों की संलिप्तता रही है, क्या किसी राजनीतिक दल के कोई बड़े नेता की कोई भूमिका रही है। ये सारी चीजें ईडी लगातार खंगाल रही है। आपको पता है कि इससे पहले भी चाहे वो दुमका की बात करें, साहेबगंज की बात करें, पाकुड़ की बात करें, इस 3 जिले के डीएमओ से भी पूछताछ की गई थी और वहाँ चाहे वो पत्थर लीज के मामले में बात करें तो ये सारी चीजें इस तरह की इकट्ठा की जा रही हैं जिससे ये प्रमाणित हो सके कि राज्य के अंदर न सिर्फ अब पूजा सिंघल मामले में मनरेगा घोटाले की बात करें बल्कि खनन के क्षेत्र में भी अगर कोई बड़ा खेल चल रहा है तो उसका कैसे खुलासा हो सके और उस खेल में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े राजनीतिक दल के चेहरे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, इसका भी खुलासा हो सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि ईडी की जांच जो चल रही है वो कहां जाकर रुकती है और जब रुकती है तो कितने लोग इस ईडी जांच के दायरे में आते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में ईडी की कार्रवाई के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 20 दिनों में भ्रष्टाचार के 20 किरदारों के नाम सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। 20 दिनों में भ्रष्टाचार के 20 किरदार। भ्रष्टाचार की पिक्चर अभी बाकी है। छह मई से 26 मई तक क्या क्या हुआ? आईएएस पूजा सिंघल के करप्शन की काली दुनिया की जांच जारी है। 6 मई को ईडी के रेड के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई वो आज तक जारी है। 20 दिनों में भ्रष्टाचार के 20 किरदार को देखिए। 6 मई को जब्त हुए 19 करोड़ से ज्यादा की रकम का मुख्य किरदार कौन है ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक नाम है आईएएस पूजा सिंघल। ये भ्रष्टाचार की पिक्चर की लीड एक्टर बनकर उभरी।
पूजा सिंघल के करीबी दो सबसे बड़े किरदार सीए सुमन कुमार सिंह हैं और पूजा का पति अभिषेक झा है। इन तीन किरदार के अलावा आप चौथे और पांचवें किरदार को जान लीजिए, रांची के सराबगी बिल्डर्स और रुंगटा ब्रदर्स। ईडी की तफ्तीश जारी रही। पूजा सिंघल से पूछताछ के सिलसिले में झारखंड के 4 जिलों के डीएमओ ईडी के रडार पर आ गए, यानी भ्रष्टाचार के पिक्चर में अब की बार एक साथ 4 किरदार की एंट्री हुई। साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, रांची के डीएमओ संजीव कुमार, पाकुड़ के डीएमओ और दुमका के डीएमओ। पूछताछ चलती रही और भ्रष्टाचार के नए खिलाड़ियों का नाम पता आता गया। अब की बार ब्लैक स्टोन के तस्करों के बारे में जानकारी मिली। 10वें नंबर पर पाकुड़ के तस्कर और 11वें नंबर पर साहिबगंज के तस्कर। 12वें नंबर पर बॉर्डर पार कराने वाले तस्कर का नाम माना जा सकता है। जांच आगे बढ़ी तो एक सफेद पोश का नाम सामने आया, जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल। इसके बाद ईडी बिचौलियों के गिरेबान तक पहुंचने लगी। ईडी के रडार पर 4 किरदार थे। सीनियर ऑफिसर के रिश्तेदार निशित केसरी, बिचौलिया विशाल चौधरी का रिश्तेदार त्रिवेणी चौधरी और बिचौलिया प्रेम प्रकाश। भ्रष्टाचार के इस पिक्चर में 18वें, 19वें और 20वें किरदार की भी एंट्री हो चुकी है। अब ईडी ने पूर्वी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा, सरायकेला खरसावां के जिला खनन पदाधिकारी सनी कुमार और पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक को तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में 1 जून को अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों याचिका को झारखंड हाईकोर्ट भेज दिया है, जहां इस पर मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के चरम पर पहुंची यह याचिका आखिर क्यों वापस मेंटेनेबिलिटी पर पहुंच गई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में माइनिंग लीज, शेल कंपनी में निवेश और मनरेगा घोटाले का मुद्दा सियासत के रास्ते कानून की चौखट पर पहुंचा। हाईकोर्ट में कई तारीखों में सुनवाई भी हुई, जिसके बाद शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। लेकिन 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में शेल कंपनियों सहित सभी तीनों मामले मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई को लेकर वापस झारखंड हाई कोर्ट को भेज दिए गए। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील को पूरा भरोसा है कि तीनों याचिका जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगी, जो झारखंड की सियासत की दशा और दिशा बदल सकती है। और जहां तक मेंटेनेबिलिटी की बात है, 2-3 सुनवाई हो चुकी है, माननीय न्यायालय ने सुना है और कहीं से हमको नहीं लगता है कि हमारा पीआईएल जो है वो ड्रॉप होने लायक है। फुल प्रूफ पीआईएल है और ये इतना स्ट्रांग पीआईएल है कि एक दिशा और दशा तय करेगा इस राज्य का। अब जिस याचिका की मेंटेनेबिलिटी की बात हो रही है, जरा उसे भी समझ लीजिए। माइनिंग मामले में याचिकाकर्ता की क्रेडेंशियल स्पष्ट नहीं थी। हाईकोर्ट में पीआईएल रूल्स का सही तरीके से पालन नहीं करने का मामला सामने आया। फिर माइनिंग और शेल कंपनी से जुड़े याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की विश्वसनीयता का मामला भी उठा। 2013 में शिवशंकर शर्मा की फाइल की गई पिछली याचिका पर पनिशमेंट और पेनल्टी भी आधार बना। हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने को सजा से हटा दिया था। वहीं स्वर्गीय इंद्रनील सिन्हा की पिछली याचिका 315 पेज की थी, जबकि दोबारा फाइल की गई याचिका 677 पेज की थी, जिसमें शेल कंपनियों से जुड़े कागजात थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री ही अपने लिए एक ले लिया है माइंस, अपने पत्नी के बारे में पत्नी के लिए 11 एकड़ ले लिया, अपने भाई को कई माइंस दिला दिया है और अपने रिश्तेदारों को भी बांट दिया, अपने पीएस को बांट दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बांट दिया। ये तो सब माननीय न्यायालय के समक्ष है
और इसके अलावा क्या चाहिए प्रूफ। लीज सेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाला मामले में जो सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में अपने चरम पर थी, अब वही सुनवाई वापस मेंटेनेबिलिटी पर पहुंच गई है। 1 जून को जब वापस इस मामले की सुनवाई होगी तो राज्य सरकार की ओर से ही कोशिश होगी कि मेंटेनेबिलिटी और क्रेडेंशियल का मामला उठाया जाए, इस बात की परख की जाए कि याचिका सही तरीके से फाइल हुई है या नहीं। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के जो वकील है उनका फोकस इस बात पर होगा कि मेंटेनेबिलिटी का मामला सही है, जबकि बहस होनी चाहिए तो मेरिट पर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।